आप जो है पार्लियामेंट में कानून बना देंगे, लेकिन कानून को लगाने वाला कौन है? वो तो ऑफिसर है। और अगर ऑफिसर सामाजिक परिवर्तन के लिए वो काम नहीं कर रहा है तो वो लॉ को कभी नहीं लगाएगा। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि दलितों को, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मस्ट एंटर इन ब्यूरोक्रेसी। बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, संवैधानिक नैतिकता का नितांत अभाव है। अगर संवैधानिक नैतिकता होती तो पुलिस और कोर्ट दोनों ही खरीद और फरोख्त के लिए खुले होते। करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व, विश्व विभूति, भारत रत्न, राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस संभ्रांत सभागार में बैठे हुए, पहले हमारे साथी लोग जो है विकास बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये लोग इंदौरा में बुलाते थे, लेकिन वो संभ्रांत सभागार नहीं हुआ करता था। तो आज ये संभ्रांत सभागार है, इसके लिए सचमुच बड़ा सुखद। और मंच आसीन डॉक्टर धनंजय, आई विल बी सेव डॉक्टर जॉन, कोई नहीं एंड ऑफ कोर्स आवर यंग फ्रेंड, friends, it is indeed a pleasure for me to be standing before you to speak on such a engaging text. And let me thank first of all the organizers to giving me this opportunity to come and be a part of this gathering, because कभी कभी जब कुछ अच्छा काम होता है तो लोग भूल जाते हैं, और अगर वैसे ही कोई काम हो तो ऑनलाइन कर लेते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच धनंजय फॉर कॉलिंग मी इन पर्सन। वेल धनंजय, फॉर finding the time to complete the book, I think it's really credible for him, and humanizing power, Ambedkar's humanist approach to power and politics. I was trying to interview him that how did you think of this topic? Because when we talk about Baba Saheb Ambedkar, हम लोगों को आदत पड़ गई है अब एक रटा रटाया भाषण सुनने की, और उसमें आजकल जो विपक्षी है उसने भी समझ लिया है कि अगर बाबा साहब की तस्वीर लगा दो तो ये ताली बजाता रहेगा आदमी। और उसके बाद रटा रटाया भाषण, बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, आप लोग संगठित नहीं हो रहे हो, बाबा साहब ने बुद्ध धम्म दिया, आप लोग जो है जा नहीं रहे हो, जय भीम जय भारत। और क्या ताली। कुछ लोग और पढ़े लिखे आए, उन्होंने कहा बाबा साहब ने आरबीआई की नींव रखी, बाबा साहब ने मैटरनिटी दी, बाबा साहब ने 8 घंटे दिया। अरे ताली, क्या जानता है आदमी। लेकिन मुझे लगा कि इस किताब में जो प्रश्न उठाए हैं वो एक बहुत वृहद फलक है, और इसलिए काफ़ी मेहनत करा दी, इन्होंने होमवर्क दे दिया हम लोगों को। लेकिन मैं पूरी किताब नहीं पढ़ पाया फिर भी, बट I think no doubt, let me first actually praise a little bit Dhananjay, because I think Dhananjay represents a group of people. I know Thul Sahab is sitting there and his friends are sitting there actually. You know, they act as a group. And in that context, what I want to highlight is that though he's a practicing bureaucrat and at highest level, because
and that too nowadays, income tax and GST, where is the time actually? And even then he finds out time. And I was asking, how much time did you take to write this book? And he was telling that I took 3 years. 3 साल अपना घर, अपनी नौकरी, अपना घर और उसके बाद फिर समाज. क्योंकि ये जो चिंतन आया है इस किताब में, this is out of direct from the society, from the community. It is not the construction of the mind. Rather, it is in an interactive process that he has tried to. And I'm reminded of, American thinker C. Wright Mills. And he talks about, biography, history, and their interaction in society are 3 coordinates of sociological imagination. जो सामाजिक कल्पनाशीलता होती है वह आपकी बायोग्राफी यानी कि आपका जीवन वृत्तांत और आपका इतिहास और इन दोनों का समन्वय समाज के अंतर, वहीं से आपकी चेतना प्रतिस्फुटित होती है जिसको लेकर आप ज्ञान का उत्पादन करते हैं. और कहीं ना कहीं ये टीस रही होगी धनंजय में जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा होगा कि वास्तविकता में भारतवर्ष में सत्ता का उपयोग या दुरुपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में कुछ परिलक्षित किया जाए. क्योंकि उनकी पहली किताब आ चुकी थी, हाउ एक्चुअली पावर इज बीइंग मिसयूज्ड ऑलरेडी, डिके किस तरह हो रहा है. तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उधर से आ रहा होगा, वो अपने आप उत्तर देंगे अगर मैंने सही पढ़ा है. दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं धनंजय में जो एक एकेडमिशियन है वो छुपा हुआ है. वो चाहे कितना भी उसको दरकिनार करे वो कूद करके बाहर आ जाता है. एंड इट पॉप्स ऑफ एंड ऑन एक्चुअली. And I can see that when he was in RTM, then he went to IIT Delhi, then he went to University of Chicago, and then he also goes to National Academy of Direct Texts and actually keeps on producing texts. And we know that inheritance, hierarchy and caste is already there in front of you, and then this is humanizing power is also there. So I think कुछ दिन की छुट्टी लेकर के आपको एकेडमिक्स कर ही लेनी चाहिए. हाँ चलो, हाँ नहीं, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं. मुझे लगता है कि हमारी फ्रेटर्निटी में विकास बैठे हुए, रजनीश थूल भी आ गए हैं, ये सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जितने टीचर्स हैं हमारे यहाँ कमी है अच्छा पढ़ने वालों की. आप आइए, कम से कम संवर्धन होगा. क्योंकि एक इल्जाम यह है कि अच्छा दिमाग जो होता है, व्हाटएवर द बेस्ट टैलेंट इज, एक्चुअली यूपीएससी टेक्स अवे. हम लोग जैसे बचे रह जाते हैं बस केवल. तो नहीं, आप यकीन मानिए, आप बताइए कि क्या टीचरों की शादी के लिए सबसे पहली पसंद होता है? सबसे पहली पसंद माँ बाप आईएएस ढूंढते हैं, दूसरी पसंद पीसीएस ढूंढते हैं, तीसरी पसंद इंजीनियर, चौथी पांचवी में कहीं पायदान में टीचर उचर आता होगा जो है. तो इसलिए आई थिंक यू शुड look at academics seriously. So friends, I think this is one of the very, very important things which I just want to underline. The second aspect of the book, if you look at his dedication, I congratulate you that you have dedicated your book to your father, I think. And why father? Because his father introduced Baba Saheb Ambedkar to him, which stands now. I think that is very important lesson for all the youngsters who are sitting here. Please don't forget your legacy. मुझे पता है लोग मोछे पे ताव देते हुए आते हैं और कहते हैं मही तो रिवोल्यूशन मुझी से शुरू हुआ है, मुझी से खत्म हो जाएगा, इसके तो पहले कुछ नहीं हुआ. I think we should learn a lesson that unless and until you have a legacy, you cannot have a future. I think you should appreciate that legacy. जिसने नींव की ईंट रखी है, अगर उसको हमने नहीं समझा तो फिर हम क्या बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, हमें नहीं पता है वो कब गिर जाएगी. तो आई थिंक लेट्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेंबरिंग योर फादर. एंड ही हैज नॉट फॉरगेटन हिज सन. His son also and his wife, mother, everyone is there. I think I would have loved to see both of them sitting here, but I think Pragyan, the name Pragyan actually also suggests that the
running aspect of Buddhism is there not only in writing the text, but it living experience when you name your son also in that way. So I think that there are a lot of answers from the book. So therefore, you need some more appreciation for art. Now the third aspect which I want to tell Dhananjay is the very important aspect in this is that why we should look at the book, the function of the book. What is the real message and function of the book? इसकी भूमिका क्या है समाज में? इस पुस्तक की भूमिका क्या हो सकती है और उस भूमिका को हम कैसे समझें? मुझे लगता है कि जो इसका सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है बाबा साहब अंबेडकर का, it tries to deconstruct the reductionism of बाबा साहब अंबेडकर. बाबा साहब को अभी तक बड़ी संकुचित दृष्टि से देखा गया. उनको दलित मसीहा कह दिया गया और कुछ लोगों ने कह दिया बाबा साहब संविधान निर्माता. उसमें भी लोगों को परेशानी हो गई. आपको पता है एक अखबार नवीस था, उसने वर्शिपिंग द फॉल गॉड्स लिखी थी और आप लोगों ने उसका मुंह इधर कहीं, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मंच पर हूं, तो उसमें भी परेशानी थी. एंड देयरफॉर आई कांग्रेचुलेट धनंजय दैट यू हैव ट्राइड टू डीकंस्ट्रक्ट दैट रिडक्शनिज्म ऑफ बाबा साहब अंबेडकर ओनली एज ए दलित स्टडीज mentor or Dalit study producer. Rather you go beyond, actually you go beyond, much beyond that, and people reduce him only to caste, genesis of caste, mechanism and spread, or annihilation of caste. You ask anyone, very profound. I went to give a lecture in Delhi School of University in sociology department, and when I spoke, so one of the teachers said that, oh, I have read Baba Saheb Ambedkar. I said, what did you read? Or a very profound text I have read. What? The Annihilation of Caste. I said, Annihilation of Caste is not a profound text by Baba Saheb Ambedkar. Why? Because it was a lecture to be given to a general masses, general public. But of course, his capacity and उनके अंदर जो जज्ब था, स्पेशली अकादमिक जो जज्ब था, वो इतनी भारी भरकम हो गई कि उसको लोग अकादमिक समझने लगे. दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ बाबा साहब एकेडमिया ऑल्सो. बट वो तो जनरल मासेस के लिए, जाति पाति तोड़क मंडल के आम जनता के लिए लिखी हुई किताब है. मुझे लगता है देयर आर much more profound text of Baba Saheb Ambedkar. I think Dhananjay is trying to engage with him. I think that is one of the message, that how this book deconstruct the reductionism of Baba Saheb Ambedkar, which has tried to limit Baba Saheb Ambedkar only to caste and caste studies. Rather it goes beyond. That is one of the message which I draw. The second message which I draw, the production of knowledge, which actually he is talking about, the academic scholar which Baba Saheb is, that the knowledge has an objective, it has a function, it is not end in itself. So Baba Saheb's production of knowledge is referential knowledge. It is always, it is not like कुछ लोगों ने भारत में जितने भाषण दिए वो सब नॉलेज हो गया. अगर बाबा साहब के भाषणों की नॉलेज बनानी होती तो पता नहीं कितनी बड़ी कतार हो जाती. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली बाबा साहब के दिए गए भाषण की. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ बाबा साहब प्रोड्यूस्ड रेफरेंशियल नॉलेज विद ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑन द फॉर्मल ओकेजन्स. चाहे वो सेमिनार हो, सेमिनार में जब कोई आदमी पढ़ता है तो भाषण थोड़ी देता, वो रेफरेंस से लिखता. वेदर इट इज नॉलेज इन द सेमिनार्स और ही इज प्रोड्यूसिंग नॉलेज while he is publishing the articles in journals or while he is publishing his books in the foreign. जब पाश्चात्य देशों से उनकी किताबें छप के आ रही थी तो इस तरह की थोड़ी. और वो पीएचडी जो लिखी उन्होंने, चाहे वो
कोलंबिया में लिखी हो चाहे लंदन में लिखी हो, वो जितनी भी ज्ञान का उत्पादन है वो साथियों हमेशा उसके अंदर उद्धृत किए उन्होंने प्रमाण, बिना प्रमाण के लिए कोई भी उन्होंने ज्ञान का उत्पादन नहीं किया। इसलिए हमें एक सीख मुझे लगता धनंजय देना चाहते हैं, ये कपोल कल्पित कथाओं पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें सचमुच बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो उत्पादित ज्ञान है, द नॉलेज प्रोड्यूस्ड बाय बाबा साहब, वी शुड इंगेज विद इट। अब हमें कोई बाहर वाला आके नहीं समझाएगा कि बाबा साहब ने क्या लिखा। हमने बताया गेल को कि बाबा साहब क्या पहनते थे, क्या खाते थे, गेल ओम्बेट को। हमने बताया जो है एलेनॉर ज़ीलियट को कि बाबा साहब क्या करते थे, क्या खाते थे। अब हम सब उधर ही देखते हैं कि वही बताएंगे। तो इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने हमारे बीच में रह करके यह ज्ञान का उत्पादन किया है, हमें पहचान देते हैं। तो ये दो खास मैसेज आपके ज्ञान के उत्पादन इस किताब से मुझे मिलते हैं। नाउ आई कम टू द बुक फ्रेंड्स। हमारे पहले प्रशांत बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मैं रह नहीं सकता हूं कि मैंने इस किताब को कैसे देखा। द बुक एक्चुअली ह्यूमनाइजिंग पावर, अंबेडकर्स ह्यूमनिस्ट अप्रोच टू पावर एंड पॉलिटिक्स बाय धनंजय is published by ब्लूम्सबेरी। मैं क्यों नाम ले रहा हूं ब्लूम्सबेरी? क्योंकि ब्लूम्सबेरी अभी अभी पाश्चात्य देश से, पहले इनका हेडक्वार्टर केवल न्यूयॉर्क में होता था या लंदन में होता था या सिडनी में होता था और या ऑक्सफोर्ड में होता था। अभी ये इंडिया में आ रहे हैं। तो आप जो है पहले ही अंतर्राष्ट्रीय हो चुके हैं किताब पहनने से पहले। दूसरी बात यह जो है कि आपका अंतर्राष्ट्रीयकरण एक और तरह से हुआ, क्योंकि देर आर 11 फॉरेन एकेडमिशियंस हु हैव ऑलरेडी रिटन द एंडोर्समेंट। 11 जो समाज विज्ञानी हैं वो सब बाहर के ही हैं, हम लोग नहीं लिखा। देखिए जितने 11 लोग हैं, इसीलिए शायद बुलाया कि विवेक आप बोलिए आकर के। 11 समाज विज्ञानियों ने, यूरोप के और अमेरिका के 11 समाज विज्ञानी हैं जिन्होंने इसका एंडोर्समेंट लिखा है कि यह किताब कैसी है। तो आप ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय, और उसके बाद फिर एक अमेरिकन समाज विज्ञानी हैं स्कॉट स्ट्राउड, उन्होंने इसका फॉरवर्ड भी लिखा। तो 12 लोगों ने ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में, एंड जॉन यू 13th सिटिंग हियर। सो ये किताब ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है, इसके 13 लोग लिख चुके हैं। एक तो पब्लिशर अंतरराष्ट्रीय और दूसरे इसको इंडोर्स करने वाले अंतरराष्ट्रीय। अब देखिए किताब का जो सबसे बड़ा एक जो है, और प्रशांत आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है, 197 पेज की किताब है। हम लोग जब अकादमिक दृष्टि से देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाई कितना बड़ा किताब है। 197 पेज बुक इज देयर, और जिसमें 3 पेज का इंडेक्स है और 3.5 पेज का बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी की जो बात मैं कहने जा रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 20 वॉल्यूम जो बाबा साहब अंबेडकर के अब तक आए हैं, वो 200 वॉल्यूम्स का उदाहरण। There are references of all the 20 volumes in the book, and therefore the books enriches and takes Baba Saheb's production of knowledge to different nooks and corners. If people do not know how many volumes of Baba Saheb Ambedkar has published, at least we can see that there are there. But what is more important for me to look, there are 69 other references. There are 69 references of the other scholars which has. That means there are, at 89 to 90 references of the books and journals which have been there. But what is the length? 100
6 सालों की सामग्री इसके अंदर निहित है। इस 79 किताबों में, 89 बुक्स में 106 वर्ष का जो सबसे पुरानी किताब है वो है जॉन ड्यूवी की 1916 की 1916 एडिशन की जो किताब है जॉन ड्यूवी की वो है, और जो सबसे नवीन किताब है वो 2022। तो आप इसको अगर जोड़ेंगे तो करीब करीब ये 106 वर्ष का अंतराल इनकी बिब्लियोग्राफी तय करती है। लोग लाते हैं किताब और जो लाते जो बोलते वही लिखी हुई, सब मैंने किताब पब्लिश की लीजिए, और बोरा भर भर के छपती हैं किताबें। लेकिन किताबों को हम किस तरह उनका आकलन करें कि यह सचमुच अकादमिक किताब है कि यह भाषण वाली किताब है। क्या हम सचमुच अपना पैसा तो नहीं खराब कर रहे हैं? क्योंकि लिखने का जोर तो सबको होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस किताब को आप लोग दूसरी दृष्टि से भी देखेंगे कि इसकी जो अकादमिक रिचनेस है वो कितनी है, हाउ academically rich this book is, because only just seeing the bibliography itself you can enter. Okay? तो ये एक फिजिकल जो था मुझे बताना था थोड़ा सा, और उसके बाद में इनके जो इन्होंने अपना किताब का जो कंपोजिशन किया है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लुक्ड एट। और मुझे लगता है कि जो अकादमिक लोग बैठे हैं जो किताब लिखना चाहते हैं, या जो अकादमिक दृष्टि में भी नहीं है, दोज हु वांट टू राइट अ बुक, आई थिंक दे शुड लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द बुक. This is the way the academic structure should be there, because without conclusion, how can you write a book? John, people write actually without conclusion. Without, आप बहुत उपसंहार नहीं होता किताबों में. बहुत सी किताबें ऐसी आती हैं, they write the book without conclusion और without introduction. वह शुरू कर देते हैं बिना परिभाषा के शुरू. इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसका स्ट्रक्चर देखना चाहिए. एक जो 11 चैप्टर्स हैं, मैं इसको 11 पढ़ रहा हूं क्योंकि चैप्टर्स तो 9 हैं, एक इंट्रोडक्शन है और एक कंक्लूजन है. तो 11 जो है इसके अंदर चैप्टर हैं. आपको अगर पूरी किताब नहीं पढ़नी है, वैसे तो पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको शॉर्टकट चाहिए तो कंक्लूजन पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल. नहीं, मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, आप मत समझिएगा मैं कंक्लूजन पढ़ करके आ गया. तो आई थिंक जो सबसे बड़ा मुझे लगा कि मुझे दिखाई पड़ा कि जो चैप्टर आपका समझ में आ रहा था वो अलग अलग तरह से देखा जा सकता है. लेकिन धनंजय के लिए पावर, व्हाट इज पावर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू धनंजय, मैंने जब पूछा था कैसे डिफाइन करते हो बताओ, मुझे मिल नहीं रहा है, बट उन्होंने कहा सर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा. तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे मिला, तो आई विल जस्ट. सबसे बड़ी बात यही होती है कि अकादमिक किताबों में जो भी आप वेरिएबल आपने टाइटल में यूज करते हैं, जो भी आप एकेडमिक वेरिएबल टाइटल में यूज करते हैं, उसको डिफाइन जरूर कीजिए, उसको परिभाषित कीजिए. यह नहीं कि आपने जो है एक वेरिएबल तो यूज कर लिया, एक तथ्य यूज कर लिया, लेकिन तथ्य की कोई परिभाषा नहीं होती. यह नहीं कह सकते आप. उसको परिभाषित करें कि आपके देखने का क्या नजरिया है, आप किस प्रकार उसको अवलोकित करना चाहते हैं, उसको किस तरह उल्लिखित करना चाहते हैं या व्याख्यायित कैसे करना चाहते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू वांट टू एनालाइज इट, हाउ यू वांट टू डिस्क्राइब इट, एंड देन हाउ यू वांट टू डिफाइन इट. इसलिए मुझे लगता है यहीं से शुरू करते हैं. द डोमिनेंट डिस्कोर्स ऑन पावर इज ऑब्सेस्ड विद कंट्रोल एंड रेगुलेशन प्रोसेस अक्रॉस द स्पेस एंड टाइम. That means power is nothing but a process by which people control and regulate the institutions and structures of the society across the time and space. हम लोग बहुत
पढ़ा करते थे हम लोग के एक जो समाज विज्ञानी है मैक्स वेबर, वो परिभाषित करते, मैक्स वेबर ट्राई टू डिफाइन, यू नो, पावर इज नथिंग बट इन्फ्लुएंसिंग पीपल इवन अगेंस्ट देयर विल। जब आप व्यक्तियों को उनकी सहमति के विरुद्ध बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं या बदल देते हैं, तब सत्ता का प्रयोग होता है। और सत्ता जो है वो मतलब पावर इज डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी, ये भी वो बताते हैं। अगर लेजिटिमाइज पावर है तो वो अथॉरिटी है, यानी कि आप कहीं से भी आ रहे हैं, अगर कोई वैध आपका रास्ता है पावर को यानी कि सत्ता को अपनाने का, तो वो अथॉरिटी में बन जाएगा। और कई बार ये जो अथॉरिटी है ये मिश्रित होती है, अलग अलग नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने वेरिएबल को डिफाइन किया। धनंजय particularly actually when he was talking about construction or constitution of concentration of power, I think is very important aspect which Dhananjay is trying to highlight. जो सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, इसको बहुत लोग मतलब व्याख्यायित या नहीं कर पाए हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जो समेकितपन है सत्ता का, एक तरफ सत्ता जो है वो आती है अनुष्ठानों से यानी कि धर्म से, और दूसरी तरफ आ रही है जो है सेकुलर ऑफिसेस से। दो प्रकार की सत्ताएं हैं। और भारत में हुआ क्या है, भारत में जो लोग समाज के अंदर सत्ता में भरे हुए थे वही लोग जाकर के संस्थाओं में बैठ गए। पहले वो धर्म के अंदर अपनी सत्ता रखे हुए थे, दे वर हैविंग द पावर इन द रिलीजियस डायमेंशंस और द से सोसाइटी, एंड व्हेन द सेकुलर इंस्टीट्यूशंस केम दे वर देयर। सो नाउ सत्ता का एकीकरण हो गया। अगर सचमुच हमारे यहां if there would have been democracy in our society, I think there would have been bifurcation of secular power and religious power. But what had happened in Indian society, the secular power and the social power, they have got mixed together, and therefore there is also concentration of power. और बाबा साहब अंबेडकर इसी से लड़ना चाहते थे। मुझे जो दिखाई पड़ा कि किस तरह हायरार्किकल सोशल ऑर्डर में सोशियो रिलीजियस फेनोमेना के तहत हाउ द पावर इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड। तो बहुत बड़ा प्रश्न मुझे लगता है धनंजय उठा रहे हैं, और जिसे कहना चाहिए एक पहली बार भारत में अगर क्वेश्चन करने का जिस प्रकार उन्होंने मादा उठाया है, चाहे वो क्वेश्चन कर रहे हो हॉब्स को, चाहे वो रूसो को क्वेश्चन कर रहे हो, हॉब्स को क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर वो हीगल को क्वेश्चन कर रहे हो, पाश्चात्य देशों के सभी लोगों को जो है वो क्वेश्चन करते हुए आते हैं। लेकिन इनकी किताब पढ़ते हुए मुझे लगता है कि जो पुराने लोग हैं वो W.N. कुबेर को याद कर रहे होंगे। W.N. कुबेर एक्चुअली 1991 had written a very, very profound text. I think W.N. Kuber's book is Ambedkar, a critical study. It was published in 1991, some 33 years back, by People's Publishing Society. And I want to highlight here actually three very important political aspects. He talks about three aspects of Ambedkar's political thought. That Ambedkar has given three types of political thought. One, he talks about that parliamentary democracy is one, and second, political parties. The political thought of Ambedkar is also enshrined in political parties, and within political parties
which is further divided into two aspects. One is evolution of ideas in relation to parties, and second, formation of the opposition parties. So therefore, political parties can be combined together. The third aspect of his political philosophy goes to problems of international politics. So Babasaheb Ambedkar is not producing knowledge within the society, rather he is talking about the international arena as well. Again, the international perspective is divided into two. One, he starts with the Second World War. Babasaheb Ambedkar's production of knowledge begins with the Second World War. And third, the foreign policy of India. The foreign policy of India is also figuring in Babasaheb's political thought. Now this brings me to the political thinker, that is the third aspect of Babasaheb Ambedkar as a political thinker. He is directly saying that Babasaheb Ambedkar as a political thinker. And in this, he gives direct discussion on the political thought, and I want to quote little bit from that. What he says about that. Ambedkar argued state. He is talking about how the political power emanates from the state and how Babasaheb Ambedkar is differing from Hegel, he is differing from Hobbes, and so on and so forth. So what he says, that state has to provide against the internal disorder and external oppression. अरे थोड़ा धीरे भाई, टीचर लोग जो शोर होता है तो बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं. So Ambedkar argued what is state, and he defined state has to provide against the internal disorder and external oppression, and he did not consider state to be an absolute one. He did not argue, or he did not agree rather, with the idealist view of the state, and he argued that the way Hegel, Hobbes, they were arguing that, state is only a march of God on the earth, or they were talking about that state is end in itself. Rather, he says that no, state is a means to an end. That end has to be achieved by the state. So I think the power does not emanate from state according to Ambedkar, rather it is the people who are giving power to the state, because state is made up of individuals. It is not an idea that Hegel was talking about, enrichment of supernatural power. That is not correct way according to Babasaheb Ambedkar. Further, humanitarian power, what actually has been highlighted by Dhananjay, is actually from Ranade, Jinnah and Gandhi. I think very important aspect which you raise is that rights are protected not by law. I think here the morality question is very, very important. And he says that rights are not protected. Rights are protected not by law, but by social and moral conscience of the society. If the social conscience is such that it is prepared to recognize the rights which the law chooses to enact, the rights will be safe and secure. But if the fundamental rights are opposed by the community, no law, no parliament, no judiciary can guarantee them in the real sense of the term. ये जो संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकार हैं, वो आपको डायरेक्ट अधिकार नहीं देंगे. आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? संविधान है, प्रविधान है, लेकिन व्यवधान कितना है? कितना व्यवधान है? ये क्यों? I think Baba Sahib was very, very clear in saying that if the society
And that's what the question of morality is being raised by him, that if the society is not ready, then how can you implement a law? And Baba Saheb quoted Lenin. After the August Revolution of Russia, when Lenin was trying to lead a social change, he changed the bureaucracy. Total bureaucracy. Baba Saheb was very clear that if a bureaucracy is not attuned to the social change, then they will never implement the law. Law can be made in the legislature, but who is going to implement? आप संविधान, आप जो है पार्लियामेंट में कानून बना देंगे, लेकिन कानून को लगाने वाला कौन है? वो तो ऑफिसर है। और अगर ऑफिसर सामाजिक परिवर्तन के लिए वो काम नहीं कर रहा है तो वो लॉ को कभी नहीं लगाएगा। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि दलितों को, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब मस्ट एंटर इन ब्यूरोक्रेसी। बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, संवैधानिक नैतिकता का नितांत अभाव है। अगर संवैधानिक नैतिकता होती तो पुलिस और कोर्ट दोनों ही खरीद और फरोख्त के लिए खुले होते। दलित भी उनको खरीद लेता और समण समाज भी खरीद लेता। लेकिन हुआ क्या है कि ये जो पुलिस और कोर्ट, ये केवल और केवल संवैधानिकता का, संवैधानिक नैतिकता का इनके अंदर क्षरण नहीं है, ये जातिवादी भी है। और इसलिए ये समण समाज के तो बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन दलित अगर इनको खरीदना भी चाहे तो नहीं खरीद सकता। और इसलिए दलितों को जो सिविल सर्विसेज है उसके अंदर प्रवेश करना चाहिए। दैट इज व्हाट एक्चुअली ब्रिंग्स टू अस द morality, the constitutional morality, which is very, very important for the implementation of the law. Again, the humanitarian approach to power emerges from the fact when Baba Sahib says that I have not taken or I have not borrowed equality, liberty and fraternity from French Revolution. Why actually? Baba Sahib was very categorical that I have not taken it from, हमने फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया है, हमने I have taken this from my master the Buddha. Why? Because in France the slogan is political, and that is why what has happened in France, he gave example. I think if you read the article, A Plea to Foreigners, volume 9, A Plea to Foreigners, that why did democracy fail in Europe? ये जो स्पेन में हुआ, जो इटली में हुआ, किस तरह वहां पर जो प्रजातंत्र था वो किस तरह फेल हुआ, बाद में जर्मनी में, रशिया में, लगातार why did democracy fail in Western society? Baba Sahib Ambedkar talked about 5 characteristics of the democracy in the Western society. They think that it is be all end all. One, of course, is the constitutional morality is one. Second, he is talking about adult suffrage. Adult suffrage is also an रेगुलर इलेक्शन, चुनाव होना जो है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है वहां की डेमोक्रेसी का। लेकिन 2 उन्होंने कारण बताए, और एक कारक था रिकॉल और 5वां था पब्लिसाइड। तो ये जो 5 कारक थे, इसको ही लोगों ने समझ लिया कि इट इज बी ऑल एंड ऑल ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन बाबा साहब ने कहा ये तो पूरा नहीं है। 2 और चीजें हैं पाश्चात्य देशों में जिसको वहां के लीडर्स ने
एनालिसिस नहीं किया. वन वॉज आइडियोलॉजी एंड अनदर वॉज organization. These two are also very important characteristic of democracy. Ideology में बाबा साहब ने एग्जाम्पल दिया कि फ्रांस में यद्यपि समानता तो आई, आपने फ्रीडम दिया सबको कि सब समान हैं, लेकिन इस स्लोगन ने, इस विचारधारा ने इक्वलिटी को खत्म कर दिया, समानता को ही खा लिया. और क्योंकि फ्रीडम जो था वो सब तरफ लागू हो गया, तो उसने समानता को देखा ही नहीं और फ्रीडम खत्म हो गई. और स्टेट ने जो प्रोड्यूस किया वही खाओ ब्रेड, और जो स्टेट ने जीन्स बना दी वही पहनो. तो वेयर वॉज द फ्रीडम? एंड सिविल सोसाइटी वॉज रेलीगेटेड टू पेरिफेरी. बाबा साहब ने इन दोनों ही चीजों का एनालिसिस करते हुए कहा कि इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इज ट्रिनिटी. इन तीनों को समान जो है आधार पर लागू किया जाएगा. अगर ये समान आधार पर नहीं लागू होंगे तो इनका कोई माने नहीं रहेगा. और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो बुद्धिज्म में जो अच्छी बात है कि जो फ्रेटर्निटी है दैट इज हायर, एट ए हायर पेडेस्टल, उसका उच्च स्थान है. व्हाई? बिकॉज यू कैन मेक ए लॉ फॉर इक्वालिटी. आप समता के लिए तो कानून बना सकते हैं, आप लिबर्टी, स्वतंत्रता के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन भाईचारे के लिए तो कानून नहीं बना सकते. वो वाला भाईचारा नहीं जिसमें हम आपको भाई समझे और आप हमको चारा, तो हो चुका भाईचारा. वो वाला नहीं, वो वाला भाईचारा नहीं. भाईचारा जिसके अंदर सचमुच आप हमारे दुख को दुख समझें, आप हमारी खुशी में खुशी हो. यहां तो क्या होता है, आपने अच्छी व्हाइट कलर की कार खरीद करके अपने घर के सामने खड़ी, तो उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कही हो तो आकर के वो ईंटा मार के तोड़ दे शीशा आपका. ये दलित लोग तो बहुत आगे निकले चले जा रहे हैं. तो भाईचारे के लिए आई थिंक वेयर योर कंट्रीब्यूशन बिकम सेमिनल, that he comes to actually two very important articles. One is reconstruction, where you quote Bertrand Russell, and second Karl Marx और बुद्धा. दोनों ही बड़े सेमिनल आर्टिकल हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारे लोगों ने नहीं पढ़ा उनको कम से कम बाबा साहब को थोड़े दिन के लिए जाति पर पढ़ने से रोक देना चाहिए, और बाबा साहब के दूसरे आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए अपने ज्ञान का संवर्धन करने के लिए, टू इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट बाबा साहेब. उनके ज्ञान का जो फलक है, द होराइजन ऑफ हिज नॉलेज, डोंट लिमिट हिम ओनली टू कास्ट. बहुत बड़ा लड़ाई नहीं कर पाते, लेकिन मैं तो चाहता हूं दिस रिडक्शनिज्म शुड गो, वी शुड ब्रेक. ज्यादा रिजर्वेशन की बात करेगा, वो भी कहेगा 10 साल के लिए. अरे भाई बताओ तो कौन सा, लेकिन कोई नहीं. तो इसलिए आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट बाबा साहेब टॉक्ड अबाउट दैट फ्रेटर्निटी हैज टू बी गिवन और हैज टू बी पुट एट ए हायर पेडेस्टल. और उसके लिए ही डिसएग्रीड विद बुद्धा, Karl Marx. He disagreed with Karl Marx because when he was comparing Karl Marx and Buddha, and you have rightly talked about that, there is one way, or there is only one characteristics on the basis of which where Buddha and Karl Marx differ according to Baba Saheb Ambedkar. And one characteristic, that characteristic is the change. The change, whether you need violence for the change या दूसरा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत. ये दोनों मिले हुए युग हैं. बाबा साहब सेड नो, आई विल नॉट अलाउ द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत बिकॉज इट इज गिवन बाय बुद्धा हिमसेल्फ. नहीं, मुझे डिक्टेटरशिप नहीं, मुझे तो सब चीज. एंड दैट इज व्हाई ही राइट्स, यू हैव कैटेगोरिकली रिटन धनंजय दैट बुद्धा विश्व के पहले ऐसे क्या कहना चाहिए थिंकर हैं जिन्होंने
डेमोक्रेसी को उनके सभी कारकों के आधार पर स्थापित किया, चाहे छोटे लेवल पर परिभाषित किया और उसको स्थापित भी किया। वो कहानी सबकी सुनी होगी, संघ के अंदर टोपी आई और उन्होंने टोपी नहीं पहनी। मैं नहीं बताना चाहता हूं उसको। उन्होंने कहा बुआ से कि भाई अगर सबके लिए टोपी लाई हो तो मैं पहन लूंगा, नहीं तो नहीं पहनूंगा, क्योंकि संघ में सब बराबर हैं। दैट वाज द डेमोक्रेसी एंड इन दैट Baba Saheb writes that how motions were moved, how they were voted, and how they were defeated and then accepted. So there was total mechanism of democracy in संघास। संघ के अंदर बाकायदा पूर्णतः जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर कार्यक्रम हुआ करते थे। ये मुझे लगता है कि आपने बताया। लेकिन जो बाहर की डेमोक्रेसी हुई उसके अंदर क्या था? संगठन जो बाबा साहब ने बताया कि विचारधारा जो समानता की विचारधारा थी उसने जो है समानता नहीं पैदा होने दी और फ्रीडम ने समानता को खा लिया। लेकिन संगठन एक बहुत बड़ी बात थी। ऑर्गेनाइजेशन जो समाज की संरचना है, द structure and organization of the society has to be also looked at. बाबा साहब ने कहा प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए सामाजिक संरचना की आवश्यकता हमें देखनी पड़ेगी। कैसे? बाबा साहब ने बताया कि बाय डिजाइन एनी सोसाइटी, कोई भी प्रजातंत्र अगर है उसके अंदर, कोई भी समाज है उसके अंदर दो वर्ग होते हैं, वन इज रूल्ड एंड अदर इज रूलर। दो हैं। होता क्या है कि बाय डिजाइन जो रूल्ड होते हैं वह प्रजातंत्र के मूल्यों के आधार पर सत्ता पर एकीकृत हो जाते हैं, मोनोपोलाइज करने लगते हैं। दे मोनोपोलाइज द पावर in the society because of the structure. There are two groups, one is ruled and another is ruler. The ruler are very clever and through the values of the democracy they start monopolizing the power. अब अगर वो monopolize कर लेते हैं, by nature, Baba Saheb is saying by nature democracy is that we all, जितने भी हम लोग बैठे हैं, अपना वोट डालने को डेमोक्रेसी के अंदर अपना कर्तव्य मानते हैं कि हम वोट तो डाल लेते हैं। वोट डाल दिया, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया प्रजातंत्र के अंदर। बाबा साहब ने कहा ये तो जो संगठन है, संरचना है, ये गड़बड़ बात है, ये उसी की गिरावट है। क्योंकि जो रूल्ड है, यानी एक तरफ जो राजा है और जो रंक है, रंक के अंदर कहीं ना कहीं एक एहसास कमतरी होती है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि वो गवर्न नहीं कर पाएगा। जबकि प्रजातंत्र उसको उतना ही हक दे रहा है कि तुम भी बैठ सकते हो, लेकिन क्योंकि उसने कभी जो है, जिसको हम लोग बोर्डियों के देश में कहते हैं कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी, उसके पास कभी अनुभव ही नहीं है कि वो रूल कर पाएगा और इसलिए वो सोचता भी नहीं है कि मैं भी सत्ता तक पहुंच सकता हूं। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने, साथियों, जब साउथ बरेक कमेटी को अपना ज्ञापन दिया तो उन्होंने स्व प्रतिनिधित्व की बात करी, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की, विच इज ए गुड गवर्नमेंट। बाबा साहब ने कहा ए गुड गवर्नमेंट इज नॉट ओनली दैट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू द ओपिनियंस ऑफ द पीपल, ए गुड गवर्नमेंट इज दैट विच ऑल्सो गिव्स सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, स्व प्रतिनिधित्व। कब तक आप हमारे बिहाफ पर बोलते रहेंगे? हमें भी तो अपने बिहाफ पर बोलने का हक होना चाहिए। हमको भी जो है राज करने का हक होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा डेमोक्रेसी कैसे आएगी? इफ देयर इज रूल्ड हु इज ऑलवेज रूल्ड एंड द रूलर हु इज ऑलवेज रूलर, देन हाउ कैन डेमोक्रेसी बी देयर? देयरफॉर द बैटन शुड चेंज द हैंड, द रूलर शुड बिकम
the ruled, and the ruled should become the ruler. If these changes keep on taking place, then and then only a fruitful democracy will be there. Last point, I think I've taken time. लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये कि धनंजय जी ने बहुत अच्छी बात ये करी है, क्या धर्म, आई थिंक यू आर ऑल्सो टॉकिंग दिस, क्या वेदर रिलीजन कैन बी अ सोर्स ऑफ चेंज. और मुझे लगता है यहां पर धनंजय ने वेस्टर्न थिंकर्स को और बाबा साहब को आमने सामने खड़ा कर दिया, ना चाहते हुए भी. Because he says that Bertrand Russell is one of the thinkers who think that religion has no capacity to change, rather it is destructive. And I can add who else other than Karl Marx, who talked about religion is opium of the people. So that means actually religion cannot change. But Baba Sahib is very categorical that no religion can lead a change, which is important. And for this, I think you must have referred Baba Sahib's one of the very important article in volume 5, that is Away from Hinduism. And Baba Sahib, Rajneesh, Baba Sahib is quoting Durkheim. Baba Sahib is quoting Weber. Because Baba Sahib is quoting Weber, Karl Marx, Weber, Durkheim. जो हमारे यहाँ समाजशास्त्री बैठे होंगे वो देखेंगे कि बाबा साहब की जो विद्वता है, अकादमिक क्षमता है, उस समय he was quoting Lyotard. Oh, sorry, he was quoting Gabriel Tarde. 1916 he was quoting Gabriel Tarde, and Latour quotes actually Gabriel Tarde in 1950s. And Gabriel Tarde was much more developed a sociologist of France than even Durkheim. I'm just trying to argue that look at Baba Sahib's repertoire of references. And that is why Perry Anderson, the Californian historian, says that to read Ambedkar is to reach in a different world. He was head and shoulder above to any Indian thinkers at that time. So, Bertrand Russell and Karl Marx, they are saying that no, it is not. But Baba Sahib Ambedkar is saying that you have to first define the religion. And Baba Sahib says that there are two aspects of religion. One is theology and another is ritual. The problem with the individuals is that wo anushthanon ko, they think ritual is religion and they forget about theology. But he says that I'm not, but he talks about actually, different types of mythologies. He talks about 4 types of mythologies: the civil mythology, the mythical, mythology I'm saying, civil mythology, and he is talking about the mythical mythologies, and then also the natural mythology and the different other aspects of mythology. Now he is saying that how you have made religion, and therefore religion, the term as John was talking about, is a misnomer, and therefore he tries to differentiate between Dhamma and Dharma. I am not going into that detail, but what is important that he comes to the function of religion, and he takes sub Durkheim that how that function of religion is important for the emancipation of the people, because the function of the religion is always social. It is never individual. Religion is just like a language which is required for everyone to interact and to go forward in the life. So for Baba Sahib Ambedkar, religion is never individual. It is always social. And that is required for social control. And I was actually quoting from you
that law is not only the power which will control, there are other aspects of controlling also, and religion is one of the very important power. और इसलिए धनाढ़ से धनाढ़ आदमी जा करके धर्म के चरणों में झुक जाता है और अपने आप को उसके हवाले कर देता है। इसलिए साथियों, धर्म की ये जो मान्यता है, बाबा साहब ने इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जो गवर्न कर रहे हैं, एंड आई थिंक धनंजय हैज very rightly pointed out. One is morality and another is ethicality. Both is being, if a religion has morality, if a religion has ethicality, then definitely it will help you for the emancipation. But fraternity, the question of fraternity, I think what Baba Sahib is trying to argue, when लास्ट जो उनका भाषण है जिस दिन वो संविधान को दे रहे हैं कि हाउ हैव टू बी ट्रांसफर्ड एक्चुअली द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनटू सोशल एंड इकोनॉमिक, अगर ये तीनों के बीच में संबंध बराबर का नहीं होगा तो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का कोई मतलब नहीं होगा। इक्वालिटी अगर ज्यादा है तो फ्रेटर्निटी और लिबर्टी खत्म हो जाएगी, लिबर्टी ज्यादा है तो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी खत्म हो जाएगी, और इसलिए तीनों में बराबर का संबंध होना जरूरी है। लेकिन मैं लास्ट बात जो छोड़ करके जाना चाहता हूं, आई डोंट नो व्हाई धनंजय डिड नॉट लुक द इंडोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर, स्पेशली when Baba Saheb Ambedkar comes to the idea of nation and nation building, and he is talking about self representation or especially empowerment of women. I think if you look at how Baba Saheb Ambedkar begins with Atharvaveda, and also when he is talking about who were the Shudras, he is not related to only, he is not reduced to Rig Veda. Rig Veda Purush Sukta 10th Mandal, how Baba Sahib highlights that Rig Veda Purush Sukta का 10वां मंडल, यद पुरुषम व्यवधौ कदिदा वै कल्पवन किमस मुख कौ बाहु कौ रूपाद उच्चेत ब्राह्मणो मुखम आसीत दुई बाहु राजन कृता उर तदस्यद वैश्पदभ्याम शूद्र जायत। बाबा साहब ने कहा ये जो सूक्त है ये दिस इज नॉट इन मीटर, एंड ऑल्सो the whole verses of the Rig Veda, they are in narrative style, and only these two verses are in question form. पूरा का पूरा ऋग वेद नैरेटिव में लिखा गया, और ये दो वर्ष जो लिखे गए हैं ये जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में, जो मैंने बोला ना, यद पुरुषम व्यवधौ कदिदा वै कल्पवन, जिस पुरुष की आपने कल्पना की है वो कैसा है, किमस मुख, कौ कैसे मुख है, कौ बाहु उसका बाहु कैसा है, कौर उर पेट और पाद उच्चेत, उर और पैर से कौन पैदा हुआ, और आंसर है ब्राह्मणों मुखम आसीत, ब्राह्मण मुख हुआ, उर तदस्य द्वय, यानी वो बोल रहे हैं दुई बाहु राजन कृता, क्षत्रिय शब्द ऋग्वेद में नहीं है, राजन शब्द है, और हम लोगों को क्षत्रिय पढ़ाया जा रहा। बाबा साहब ने कहा इसलिए ऐसा लगता है इट इज लेटर एडिक्शन इन द ऋग्वेदा टू प्रूव द सोशल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सो मुझे लगता है कि यजुर्वेद को हम लोगों को ठीक से बाद में बाबा साहब का एक बहुत अच्छा जो मुझे लगा वो आपके पावर और ह्यूमैनिटी में बहुत आना चाहिए, वो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो बाबा साहब ने इंडोलॉजिकल सोर्सेस को देखा, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो सरौता सूत्र हो, चाहे वो पाणिनीस अष्टाध्यायी हो, पातंजलिस महाभाष्य हो, और पब्लिक डिबेट्स बिटवीन जनक एंड सुलभ, याज्ञवल्क्य एंड मैत्री, याज्ञवल्क्य एंड गार्गी, और उसके बाद फिर बहुदायन, ग्रहसूत्रा,
कौटिल्या's अर्थशास्त्र और मनुस्मृति जो पितृ सावरण से मातृ सावरण, I think there is a very, very long list of Indological sources which Baba Saheb has referred to deconstruct the existing status of the Indian women, not Dalit women, Indian women. And then he tries to empower them for the nation building. So I think your exercise is fruitful because humanizing power is not end in itself, rather it is a means to an end. The Westerners may not like the idea of nation building, but friends, I think for Indians, especially for the downtrodden of India, nation was a very, very important category. Rather, it was a very, very important institution, because unless and until nation had emerged, constitution would not have been there. And had there not been a constitution, there would not have been rights for the people. Baba Saheb said, what exactly state governs? State polices only the rights of the people. And if there are no rights, how can there be a nation? Therefore, rights have to be established. And I think constitution was one of the mechanisms to establish the rights on the basis of which nation has emerged. And therefore, nation in South Asia, especially, I take India as an emancipatory agenda, as an emancipatory concept. In Western society, one language, one region, one religion was the idea. But here, nation has a very different idea, and I think Baba Saheb Ambedkar was fulcrum of debating with the constitution. Therefore, I think you deserve a really big applause with standing ovation that you have put the agenda for us to take forward. Thank you so much, Mutondre. I think we should all clap and really